Now move towards our next activity, that is cash flows from investing activities. यहाँ पे इन्वेस्टिंग आना था। हम अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो हैं उसके ऊपर हम कैसे लेके चलेंगे, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या मुराद है, क्या मुराद नहीं है, उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात करनी है। देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को समझने के लिए सबसे आसान जो चीज़ है वो क्या है। देखो, आपने सबसे पहले आपने अपना फाइनेंस रेज कर लिया, आप अपने बिजनेस में पैसा लेके आए, कि पैसा कहाँ से आया आपको पता चल गया। अब आपने फाइनेंस रेज कर लिया, आपके बिजनेस में पैसा आ गया, अब आपने इस पैसे को दो जगह पे इस्तेमाल करना है। प्रोबेबली दो जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक, आप इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, दूसरा आप क्या करेंगे, आप इस पैसे को अपने डे टू डे ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन्वेस्ट करने का मुराद क्या है कि आपके पास पैसा आया, आपने इस पैसे को कहीं और लगाया, तो आप उसमें से रेवेन्यू या बेनिफिट्स वगैरह जनरेट करेंगे। इन्वेस्टिंग जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट्स में भी हो सकती है, और आप अदर इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। लाइक आपके पास पैसा है, आप किसी और कंपनी के शेयर्स ले लें, आप किसी और कंपनी के डिबेंचर्स ले लें, आप वहां पे भी क्या कर सकते हैं, चीज़ों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हमने इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या कुछ आता है और क्या कुछ नहीं आता। आई बिलीव, अगर मैंने अभी तक जितने भी पास पेपर देखे हैं, स्टूडेंट्स हमेशा समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो मुश्किल है, बट एक्चुअल में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो मुश्किल नहीं है। जो रियल प्रॉब्लम है ना, वो आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं बिकॉज यहाँ पे IAS 16 जो है उसकी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ होती है। आपको पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो नॉन करंट एसेट्स के हैं उसमें IAS 16 इन्वॉल्व है, उसमें हमारे पास IAS 23 इन्वॉल्व है, हमारे पास IAS 40 इन्वॉल्व है, हमारे पास IAS 20 इन्वॉल्व है, और इवन हमारे पास IAS 36 इन्वॉल्व है। ये हमारे पास नॉन करंट एसेट्स के जो हैं वो स्टैंडर्ड्स हैं। ये स्टैंडर्ड्स वहाँ पे जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं इंडिविजुअली, इन तमाम की एडजस्टमेंट्स या एप्लीकेबिलिटी जो है वो कैश फ्लो में भी हो रही होती है। अभी मैं आपको साबित कर देता हूँ कि ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये कैश फ्लो में भी अप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड सिर्फ वहाँ पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस की हद तक नहीं, बल्कि यहाँ पे भी आपसे पूछे जा रहे होते हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जरा हमने देखना होता है क्या है और किस तरह से चीजें लेके चल रहे हैं। अभी मैं आपको कैश फ्लो में खास तौर पर इन दो स्टैंडर्ड्स की एडजस्टमेंट बता दूंगा, इसको जरा आपने प्राइमरीली फोकस करना है। आपको पास पेपर में इनकी कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह नजर नहीं आएंगी, बट अब ये चीजें आ सकती हैं। हमारे पास इन्वेस्ट है, देखो आपने फाइनेंस रेस किया, आप पैसा लेके आए, आपने उस पैसे को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस की एसेट बिल्ड कर सकते हैं, या आप उसकी अदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम कर क्या रहे हैं, हमने देखना है कि हमें इस एक्टिविटीज में से पैसा कितना इनफ्लो होगा, हमने वो देखना है, और कितना हमारा पैसा आउटफ्लो होगा इन एक्टिविटी से, हमने इस चीज को क्या करना है, डिटरमिन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अदर इन्वेस्टमेंट, जो हम दूसरी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने कहीं पे कोई बॉन्ड्स ले लिए, अकाउंट डिपॉजिट कर लिया, शेयर्स ले लिए, डिबेंचर्स ले लिए, कहीं पे भी पैसे कुछ इन्वेस्ट कर लिए, इसको हम देखते हैं। कहीं पे भी अदर इन्वेस्टमेंट की जाए, अब अदर इन्वेस्टमेंट में ना आपने बहुत ज्यादा अलर्ट होना है। इस पॉइंट को जरा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अदर इन्वेस्टमेंट में आपने बहुत ज्यादा अलर्ट होना है। एग्जामिनर क्या करेगा, कहेगा जी आपने कंपनी में अदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, और इस अदर इन्वेस्टमेंट में वो आपको दो कंपोनेंट्स बता देगा। एक इन्वेस्टमेंट जो होगी वो हाईली लिक्विड होगी, और जिसकी मेच्योरिटी जो होगी वो बहुत शॉर्ट होगी, वेरी शॉर्ट मेच्योरिटी की होगी। और एक इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होगी। याद रखना, वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज्यादा शॉर्ट मेच्योरिटी की होती हैं, वो आपका हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रीट हो रही होती है। हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे हम जो कल सवाल पढ़े थे, इस सवाल में यह पॉइंट मौजूद है कि यहाँ पे जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये इसने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई थी 60 की और 48 की। इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश थी, उसने वो हमें बताई हुई थी। तो लाजमी नहीं है कि वो जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो आपको एक बड़ा आसान सा, आराम से या अच्छा सा अकाउंट दे देगा, नहीं। इस इन्वेस्टमेंट में वो आपको थोड़ा सा घुमा सकता है। वो कह सकता है कि इन्वेस्टमेंट है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुई है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये है, और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी है।
वो उसके बारे में आपको बता देता है। तो इसमें आपने अलर्ट रहना है हमेशा। क्वेश्चन में आपने इस डाटा को फाइंड आउट करना है कि कहीं इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या रेडिली कैश कन्वर्टेबल तो नहीं गिवन। अगर रेडिली कैश कन्वर्टेबल हुआ तो आपने हमेशा उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेके जाना है। ये पॉइंट पूछ सकता है, इसके ऊपर अलर्ट रहिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट दी हो, इन्वेस्टमेंट का आपने अकाउंट जो बनाना है, जो उसमें तमाम मैक्सिमम चीजें आ सकती हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। आपको इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग वैल्यू दी होगी, मतलब वो कॉस्ट पे गिवन कर सकता है, वो आपको फेयर वैल्यू भी गिवन कर सकता है, आपको क्लोजिंग वैल्यू भी गिवन की होगी। उसके अलावा आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं वो आ जाएगी। अगर आपने किसी पीपीई की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की है वो आ जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट को पीपीई में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो डिस्पोजल है वो आ जाएगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिस्पोज कर रहे हैं वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो जो फेयर वैल्यू गेन होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो फेयर वैल्यू लॉस होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट के हेड में हो सकती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेन कंसर्न, जो कैश फ्लोइंग चीज है, वो ये दो चीजें। अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करके आते हो, इसमें से आपका हमेशा कैश का आउटफ्लो होना है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करते हो तो इसमें क्या होगा, आपका हमेशा कैश का इनफ्लो होगा। ये आपने याद रखना है। अब इतनी चीजें क्यों बताई हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा वो माइट भी क्या करेगा, आपको एक आधी चीज इसमें अनसर्टेन कर देगा और आपने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना होगा। आप इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना के क्या करेंगे, आप रेलेवेंट कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करके बता रहे होंगे, तो ये अकाउंट आपको देखना पड़ेगा। और जो आप इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करेंगे, उस डिस्पोजल में से भी वो आपको क्या करेगा, रेलेवेंट गेन या लॉस गिवन कर सकता है। अब वो क्या कहेगा जी, आपने इन्वेस्टमेंट डिस्पोज किया, उसके ऊपर आपको गेन हुआ है, उसके ऊपर आपको लॉस हुआ है, तो आप इस अकाउंट के तहत वर्किंग करके रेलेवेंट सेल प्राइस या रेलेवेंट उस इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये पहली बात है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में इतना डीपली जाता नहीं है, बट अगर वो चाहे तो वे तमाम चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में फिर बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि वो एक इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में आपको कैश कन्वर्टेबल गिवन कर देगा। बस कैश कन्वर्टेबल के लिए जरा आपने अलर्ट रहना है। जो मेन इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो है एसेट्स की। ये वो एरिया है जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और ये वो एरिया है जहां पे एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। ये वो एरिया है जिसमें एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा एसेट्स का अकाउंट। अब एसेट जो है ना, एसेट्स के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। आपने हमेशा बैलेंस शीट देखनी है, हमेशा बैलेंस शीट। आपको उस सवाल में जब बैलेंस शीट गिवन करनी है, जैसे इस सवाल में बैलेंस शीट गिवन की गई है, आपने एसेट्स के कॉलम में जाना है और आपने एक चीज तलाश करनी है, क्या आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो नहीं गिवन। सबसे पहले तो आपने ये चीज तलाश करनी है, बिकॉज यहाँ पे जो है एग्जामिनर थोड़ा सा आपको मजीद कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। अब वो कैसे करता है, मैं आपके साथ तमाम सिनेरियोज जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है वो एसेट्स का अकाउंट बनाएगा कॉस्ट के ऊपर। वो क्या करेगा, वो कॉस्ट मॉडल फॉलो करेगा, एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा कॉस्ट के ऊपर, और उनका डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो क्या करेगा, वो सेपरेटली ट्रीट कर रहा होगा। अगर वो आपको कॉस्ट के ऊपर एसेट्स के अकाउंट गिवन कर दे तो कहानी कदरे आसान हो जाती है, डेप्रिसिएशन की वर्किंग जो है वो कदरे आसान हो जाती है। लेकिन आसानी तो एग्जामिनर ने पैदा करनी नहीं है, एग्जामिनर ने थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करना होता है। बट मैक्सिमम जो एडिशन डिलीशन एसेट्स के अकाउंट में होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास ओपनिंग गिवन होगा, एसेट्स का बैलेंस, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। जो आपने डिस्पोज किया होगा, डिस्पोजल आपको गिवन होगा कि कितने का आपने डिस्पोज किया है, और यहाँ पे हमेशा कॉस्ट आती है कि किस कॉस्ट के ऊपर आप डिस्पोज कर रहे हो, वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। एडिशंस के ऊपर जरा आपको काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर आपने जो एसेट्स परचेज किए हैं उसमें से कैश बेस्ड एडिशन कौन सी है और नॉन कैश बेस्ड एडिशन कौन सी है, उसको देखना आपने। जो आप एसेट कैश में परचेज करके आए हैं सर, इसका आउटफ्लो है, इसका आउटफ्लो है, ये आपने रिकॉर्ड करना है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो, आपने 10,000 रुपए का एक एसेट परचेज किया, 10,000 उसकी कीमत थी, आपने 6,000 रुपया कैश पे कर दिया और 4,000 आपने कहा मैं पे कर दूंगा, आपने इसको अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी। आप इसकी डबल एंट्री क्या पास करोगे, आप इसकी डबल एंट्री पास करोगे सर, एसेट जो है वो आप 10,000 से डेबिट करोगे, मतलब यहाँ पे आपका एसेट 10,000 शो हो जाएगा।
लेकिन आप जब कर रहे होंगे क्रेडिट तो कैश कितने से जाएगा आपका 6000 से, और लायबिलिटी कितने से रिकॉर्ड करोगे 4000 से। अब आप खुद बताओ इस ट्रांजैक्शन में क्या हमारा कैश आउटफ्लो 10,000 का हो रहा है? इज इट 10,000 आउटफ्लो? द आंसर इज नो। ये 10,000 का आउटफ्लो नहीं है बल्कि 6,000 का आउटफ्लो है। तो अब ये ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट ट्रांजैक्शन है कंफ्यूज करने के लिए। वो अक्सर बताएगा कि आपने जो एडिशन की है, जो एसेट परचेज करके लाए हो, उसमें कैश आपने इतना पे किया और नॉन कैश आइटम आपने इतनी दी है। आप एसेट्स एक्सचेंज कर सकते हो, आप ओल्ड एसेट दे के ले सकते हो, या आप लायबिलिटी रिकॉर्ड कर सकते हो, वो सारा कुछ गिवन करेगा। पीपी कैश फ्लो में आपका जो फोकस होना चाहिए कि जो आपने कैश में जितने एसेट की पेमेंट की है वो, ये जो पेमेंट होगी ये आपका आउटफ्लो रिकॉर्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, कंफ्यूज करता है। अब देखो ये पॉइंट मुश्किल नहीं है, ये कतई मुश्किल नहीं है कि 10,000 का अगर एसेट परचेज किया, इसमें से 6,000 रुपया कैश पे कर दिया और 4,000 रुपए की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, तो कैश आउटफ्लो 6,000 है। इस 6,000 को डिटर्मिन करना कोई मुश्किल नहीं है, बट एग्जाम में जब आप प्रेशर में बैठे होते हैं तो उस वक्त आपके माइंड से ये चीज स्किप हो जाती है। जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं आपने कहना है एसेट परचेज डाल दो, आउटफ्लो रिकॉर्ड कर दो, बट हमने कैश आउटफ्लो रिकॉर्ड करना है कि मैंने कितना कैश में पे किया। तो इस पॉइंट को जरा आपको ध्यान से फोकस करके बैठना पड़ेगा। नोट डाउन कर लो, अपने नोटबुक के ऊपर लिख लो, कहीं उर्दू पर लिख लो कि एडिशन के केस में कैश बेस्ड एडिशन डिटरमिन करनी है। लिख लो अपने नोटबुक के ऊपर कि पीपीई की एडिशन के लिए कैश बेस्ड एडिशन के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये पॉइंट भूलना नहीं है प्रैक्टिस में खास तौर पर। उसके बाद आपने इसकी डिप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट का अकाउंट भी मेंटेन किया होता है, मतलब ओपनिंग डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी, इम्पेयरमेंट वगैरह जो होगी वो आ जाएगी। और जो आप डिस्पोज करोगे, जो डिस्पोजल की होगी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, वो आप यहाँ पे चार्ज कर देंगे। और जब आप एसेट डिस्पोज करते हैं, अब डिस्पोजल के अकाउंट में भी हम देखते हैं कि जो हमें कैश इनफ्लो मिलता है ये हमारा इनफ्लो है, जितने का हमने एसेट बेचा ये हमारा इनफ्लो होगा। अब इसमें भी एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको डिस्पोजल के ऊपर गेन गिवन करेगा या वो डिस्पोजल के ऊपर लॉस गिवन करेगा। अब देखो डिस्पोजल के ऊपर लॉस या डिस्पोजल के ऊपर गेन जो है वो हमारा इनफ्लो नहीं है। आपने कहा देखो 10,000 के एसेट है, आपने 12,000 का ये एसेट सेल किया, आपने कहा जी मुझे 2,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। ये 2,000 रुपए का मुनाफा आपको समझ आ रहा है कि 2,000 का गेन हो रहा है, कि 10,000 का एसेट जो है वो हमारा 12,000 का बिक रहा है, तो 2,000 का गेन समझ आता है आपको? अब सोच के जवाब दो, ये 2,000 मुनाफे का मतलब ये है कि 2,000 रुपया कैश आपको आया? इस क्या 2,000 मुनाफे का मतलब है कि 2,000 कैश आया आपको? नो। कैश कितना आया आपको? कैश आपको आया है 12,000 रुपए। कैश कितना आया है? 12,000 रुपए आया है। तो कैश इनफ्लो आपका क्या होगा? सेल प्रोसीड्स होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा आपको कि जो सेल प्रोसीड्स हैं वो आपका हमेशा क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा। और जो आप कैश बेस्ड पेमेंट करोगे वो आपका क्या होगा? वो आपका कैश आउटफ्लो होगा। तो ये दो चीजें हैं हमने डिटरमिन करनी होती हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो हमेशा हमें गेन या लॉस गिवन कर रहा होता है। एसेट डिस्पोज किया गेन, एसेट डिस्पोज किया लॉस, वो रेलेवेंट नहीं है। हमने कैश इनफ्लो देखना है कि कैश कितना आया या कैश कितना गया। ये है एक आसान अकाउंट, ये थी आसान जिंदगी। ये है जी दूसरा अकाउंट, यहां पे वो IAS 16 को इन्वॉल्व करेगा। IAS 16 को इन्वॉल्व करेगा तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने एसेट्स का अकाउंट रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर बनाना है। और यहाँ पे जब रीवैल्यूड अकाउंट पे बना रहे होंगे तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो अकाउंट होगा वो भी आपके साथ बनेगा। आपके पास ओपनिंग वैल्यू गिवन होगी, ये कॉस्ट भी हो सकती है, रीवैल्यूड अमाउंट भी हो सकती है, आपके पास क्लोजिंग वैल्यू भी गिवन होगी। आपने जो डिस्पोजल किया होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। एडिशंस जो होंगी उसमें आपने फिर देखना है, कैश बेस्ड एडिशन का मतलब है कि ये आउटफ्लो है, और जो रीवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह होगा उसकी रिकॉर्डिंग भी हमें प्रोवाइड की जाएगी, और डिप्रिसिएशन हमारी यहाँ पे होगी। अब इसमें ये क्यों होता है, इसमें भी एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको बताएगा जी आपका ओपनिंग वैल्यू क्या थी, मैं इसको इंक चेंज कर रहा हूँ। एग्जामिनर ने बताना है आपकी ओपनिंग वैल्यू क्या थी, एग्जामिनर ने बताना है आपकी क्लोजिंग वैल्यू क्या थी।
एग्जामिनर ने बताना है जो आपने एसेट डिस्पोज किया उसके डिस्पोजल के वक्त कैरिंग वैल्यू क्या थी। एग्जामिनर ने बता देना है कि आपका जो सरप्लस फॉर द ईयर आया है वो भी बता देगा। उसने आपको 1 2 3 4 अमाउंट्स गिवन करनी है और उसने आपसे ये बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करवानी है। तो इस चीज के लिए वो आपको थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करेगा। IAS 16 जो है उसकी यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो इसको हम देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है IAS 20। IAS 20 जो है गवर्नमेंट ग्रांट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा होता है, जो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स को हम यहाँ पे ट्रीट करें वो हमारे स्कोप से बाहर हो जाएगा थोड़ा सा, बट गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट मैं आपको अभी कोई 2-3 मिनट के बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों अकाउंट जो हैं जिसमें हम डिप्रिसिएशन को सेपरेट मेंटेन कर रहे हैं वो बड़े आसान है। यहाँ पे भी डिप्रिसिएशन सेपरेट मेंटेन हो रही है, आसान है। यहाँ पे भी डिप्रिसिएशन सेपरेट मेंटेन हो रही है, आसान है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? उसने आपको सवाल गिवन किया सर, आपने पेपर में सवाल पकड़ा, आपने कहा कैश फ्लो, वाह जी मजे आ गए, अब तो पेपर पास हो जाएगा। सवाल पढ़ते हो, समझ नहीं आ रही, क्यों? उसने आपको पीपीई का ओपनिंग बैलेंस गिवन किया, उसने आपको पीपीई का क्लोजिंग बैलेंस गिवन किया, बट उसने आपको कहीं पे भी उनकी डिप्रिसिएशन गिवन नहीं की। जब उसने कहीं पे भी आपको डिप्रिसिएशन गिवन नहीं की तो वहां पे क्या हो गया, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो उसने आपको अमाउंट्स गिवन की हैं वो बुक वैल्यू के ऊपर है। बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि वो अपने एसेट्स को लेके चल रहा है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर, वो उसने अपने बुक वैल्यू के ऊपर मेंटेन किए हुए हैं। जब बुक वैल्यू पे मेंटेन करेगा तो कभी भी डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट नहीं बनेगा। ये है वो मैक्सिमम एरिया जिसमें एग्जामिनर भाई जो है वो आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कैश फ्लो में एसेट्स का अकाउंट हमेशा बुक वैल्यू पे बनता है। जब बुक वैल्यू का अकाउंट बनेगा तो एसेट्स के लिए मैक्सिमम 2 अकाउंट बनते हैं, एक डिस्पोजल का बनता है और एक एसेट्स का अपना अकाउंट बनता है। इस वक्त ये अकाउंट जो है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहले 16 पढ़ा होगा, आपको काफी हद तक इस अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। मैक्सिमम चीजें जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसमें IAS 40 की एडजस्टमेंट भी मैंने बता दी है। आपके पास एसेट्स की ओपनिंग बुक वैल्यू गिवन होगी, जो सरप्लस आएगा वो रिकॉर्ड करोगे, जो एडिशंस होगी कैश बेस एडिशन, नॉन कैश बेस एडिशन, वो रिकॉर्ड करोगे। उसके अलावा जो डिस्पोजल करोगे बुक वैल्यू पे अच्छा, इस बुक वैल्यू पे जो डेप्रिसिएशन होती है, इम्पेयरमेंट लॉस होता है या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, सारे के सारी वो इसी अकाउंट में चार्ज हो रही होती है, वो सारी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये तो वो तमाम है जो आप IAS 16 में पढ़ के आ रहे होते हैं कि ओपनिंग बुक वैल्यू, सरप्लस, एडिशन, डिलीशन, डेप्रिसिएशन, ये आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेनी है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें वो आपको घुमाने के लिए इन्वॉल्व कर सकता है, एक वो कह देगा कि आपका एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी या वर्किंग प्रोसेस में था, वो कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या किया होता है, आपने एक अपना अलग अकाउंट बनाया होता है वर्किंग प्रोसेस का। वर्किंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपके एसेट्स जो है थे मैन्युफैक्चरिंग में थे, इसका आपके पास ओपनिंग बैलेंस होता है, इसका आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होता है। जो आप एक्सपेंसेस फॉर द ईयर करते हो वो आपके आते हैं, और जो आपका प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है वो यहाँ पे आता है। ये जो वर्किंग प्रोसेस से आपका एसेट फिनिश होता है ना, वो यहाँ पे मूव होता है। जितना आपका वर्किंग प्रोसेस से एसेट फिनिश हुआ वो आपका यहाँ पे मूव होता है। सर दिस मंथ ये जो मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ आपको अभी, ऑटम 14 से लेके ऑटम 21 तक, पास्ट पेपर्स में आपको ये एडजस्टमेंट्स नहीं मिल रही होती। पास्ट पेपर्स में आपको ये एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ी सी स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, इस स्क्रीन का ना आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है बिकॉज ये स्क्रीन एडजस्ट नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं इसे कंप्लीट करूंगा। ये है वर्क इन प्रोसेस की मूवमेंट। वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट समटाइम्स वो आपसे मेंटेन करवा सकता है, वो बैलेंस शीट गिवन कर देगा आपको। उसने बैलेंस शीट गिवन की, उसने आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया, आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। उसने आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दिया, आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। उसने अब वो क्या कहेगा जी आपके पास बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं, उसका सारा आपको गिवन किया होगा। वो कह देगा कि आपका इस साल जो मटेरियल लगा जी वो उसकी ये अमाउंट है, जो लेबर लगी वो ये है, और कोई ओवरहेड्स लगे वो ये, मतलब जो आपने इस साल एक्सपेंस किया, अमाउंट एक्सपेंडेड, इसके लिए वो अक्सर टर्म इस्तेमाल करता है अमाउंट एक्सपेंडेड,
कि आपने कितनी रकम इस्तेमाल की है वर्किंग प्रोसेस में फॉर दैट ईयर। अमाउंट एक्सपेंडेड का मतलब है कि सर ये अमाउंट तुमने इस साल वर्क इन प्रोसेस में खर्च की है, दे के आए हो, लगाया है, वो आपको गिवन कर देगा। आपके पास ओपनिंग बैलेंस, आप इसको क्लोज करें, आप इसको क्लोज करें, यहां पे आ जाएगा जो आपका फिनिश प्रोडक्ट होंगे या फिनिश जो वर्किंग प्रोसेस होगा। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये हमारी मुकम्मल हो गई है, ये मुकम्मल होके हमारा एसेट तैयार हो गया, ये मुकम्मल होके हमारा एसेट जो है वो तैयार हो गया है। अब ये जो एसिड हमारा तैयार हो गया, अब ये हमारा जो एसिड तैयार हो गया है, हम क्या कर रहे थे, हम इसको वर्क इन प्रोसेस में जो रखा हुआ था उसको इस वर्क इन प्रोसेस से उठा के अब हमारी वो बिल्डिंग तैयार हो गई है। अब हमारा जीता जागता एसिड रिकॉर्ड हो गया। अब जीता जाता एसिड रिकॉर्ड हो गया है, हमारे एसिड्स में इजाफा हो गया, हमारा इजाफा हो गया। मुझे खुद बताओ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये स्लाइड्स में सेव नहीं होगी। अब मुझे खुद बताओ, यहाँ पे जो वर्क इन प्रोसेस से मूवमेंट होके एसेट में इजाफा हुआ, ये वाला, इस इजाफे का कोई कैश से ताल्लुक है? इस इजाफे से कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ? नहीं। वेरी गुड, ये है सर नॉन कैश, ये भी क्या है, नॉन कैश इंक्रीज है। सर दिस वन इज योर एमसीक्यूज आल्सो, ये आपका एमसीक्यूज भी है कि इस पूरे पीपीई के अकाउंट में जो वर्क इन प्रोसेस से फिनिश में गुड्स मूवमेंट की हैं, एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, इसकी जर्नल एंट्री भी पास हुई होगी। मेरे जो एसेट्स हैं पीपीई वो मैंने डेबिट किया और मेरा जो वर्क इन प्रोसेस जो है वो मेरा क्रेडिट हुआ है, इसकी एंट्री ये पास हुई है। लेकिन इस एंट्री में देखें तो इस एंट्री में कोई भी कैश फ्लो नहीं हुआ। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपने कभी भी भूलना नहीं है, इसमें कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ। एमसीक्यूज है, आ सकता है आपको, और ये आपको कभी भी किसी भी पास पेपर में एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। सो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड को प्रेजेंट करके बैठिएगा। और जब आप इन एसेट्स को डिस्पोज करते हैं, डिस्पोजल की बुक वैल्यू आती है। अब जो आपको सेल मिलती है या जो आपको इनवॉइस रिसीव होती है, ये आपका कैश इनफ्लो हो जाता है। ये जो आपने एसेट्स वगैरह दिए होते हैं और उसका ट्रेड अलाउंस, ये प्रॉफिट होता है और ये लॉस होता है। अब इस पूरे एसेट्स में, इस पूरे अकाउंट में, इस पूरी बात में जो चीज़ काबिल जिक्र है ना, जो इम्पोर्टेंट है, वो एक ये है, दिस वन इज योर आउटफ्लो, ये आपका आउटफ्लो रिकॉर्ड करेगी। उसके अलावा ये, सॉरी, ये इनफ्लो है आपका, ये आपका कैश का इनफ्लो है और यहाँ पे आपका कैश का आउटफ्लो होगा। ये दो रेलेवेंट चीज़ें हैं जो आपने रिकॉर्ड करनी है, ये दो रेलेवेंट चीज़ें हैं जो आपने रिकॉर्ड करनी है, जो पीपीसी होंगी। अदर मूवमेंट, अदर इंक्रीज डिक्रीज है, कैश की मूवमेंट नहीं है। और हमारा मेन मकसद है यहाँ पे कैश का इनफ्लो रिकॉर्ड करना या हमारा कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड करना, वो हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप में काफ़ी बच्चे डिस्पोजल के अकाउंट में फंसेंगे, थोड़ा वेट कर लें, IAS 16 में जाएंगे तो वहां पर डिस्पोजल का अकाउंट बताऊंगा कि डिस्पोजल के अकाउंट में ट्रेड अलाउंस कैसे आता है, कैसे नहीं आता, उसके बाद हम वहां पे करेंगे IAS 16 में। अभी इसको जरा हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो एक ये इनफ्लो, एक ये आउटफ्लो, ये हमने देखना है। आपके पास एक स्टैंडर्ड है जो इंशाल्लाह हम आफ्टर 2 और 3 डेज पढ़ रहे होंगे, दैट इज IAS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहले आप में से काफी लोगों ने पढ़ा होता है, क्लासेस पढ़ के आए होते हैं। आप क्या करते हो, आप अपनी ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हो। आप एक कन्वर्जेंस करते हो, आप एक मूवमेंट रिकॉर्ड करते हो। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दो, कोई कैश का इनफ्लो, कोई कैश का आउटफ्लो नहीं है। अगर आप कोई ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दो तो उसमें भी कोई कैश का इनफ्लो या कोई कैश का आउटफ्लो नहीं है। IAS 40 में जाके हमें मूवमेंट देखते हैं, 16 से 40 में मूव कर दो, 40 से 60 में मूव कर दो, इस मूवमेंट में कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो इस वक्त मैंने आपको दो स्टैंडर्ड जो है वो पैरेलल बता दी है। तो ये सबसे मुश्किल अकाउंट है जो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से माना जाता है, और सबसे मुश्किल अकाउंट एक्चुअल में यही होता है, बिकॉज ये बुक वैल्यू में बन रहा होता है, इसमें डिप्रिसिएशन हम सेपरेटली ट्रीट नहीं कर रहे होते, दैट्स व्हाई। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे
इन्वेस्टमेंट या कैपिटल वर्किंग प्रोसेस जो है उसका अकाउंट बना हुआ है। कैपिटल वर्किंग प्रोसेस का अकाउंट जो होगा हमारा ये हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो हमने अमाउंट एक्सपेंस की, यहाँ पे जो हम पे करेंगे ये हमारा आउटफ्लो तो है, बट ये आउटफ्लो हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ये कोई नॉन आइटम है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने बता दिया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम बना के बैठे होते हैं उसमें एडिशनल डिलीशन कैसे होती है उसको हम देख रहे होते हैं। तो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ना वो ये है हमारे पास, जितनी मैंने आपको सारी बातें बताई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर उनको क्रक्स करना है वो ये है हमारे पास। क्या अब आप देखो, गौर करना जरा, यही बातें की हैं। आप पीपी परचेज करते हो, एसेट्स परचेज करते हो, नेगेटिव जो है ब्रैकेट, दिस शोज योर आउटफ्लो, बाकी आपका इनफ्लो है। आप एसेट्स परचेज करोगे, पैसा दे के आओगे कि दुआएं दे के आओगे? दुआएं दे के एसेट तो नहीं आता ना, पैसे दे के एसेट आएगा। तो एसेट्स परचेज करोगे, कैश आउटफ्लो होगा, तो एसेट परचेज किया, आउटफ्लो। सेल किया, सेल प्रोसीड्स, इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की, आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेल की, पैसा आया, इनफ्लो। वर्क इन प्रोसेस के ऊपर जो खर्चा कर रहे हो दैट इज योर आउटफ्लो, ये वाला। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स बैंक में जाकर रखवा लो, अकाउंट खुलवा लो, आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट परचेज, आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट डिस्पोज्ड, इनफ्लो। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, यहाँ पे बात होती है नॉर्मली रिलेटेड टू एसेट्स, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट एसेट से रिलेटेड मिल रही है उसकी बात हो रही है, इनफ्लो। गवर्नमेंट ग्रांट वॉयलेट हुई, रीपेमेंट, आउटफ्लो। यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाता है। मोस्टली 90% ज्यादा केसेस में ये आपका नेगेटिव बैलेंस होता है, ये आपका आउटफ्लो होगा। एग्जाम में मोस्टली वो क्या करता है, आपको आउटफ्लो ही गिवन कर रहा होता है, उसने एसेट्स वगैरह परचेज किए होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट एरिया क्या है जो पूछता है। उसने ये पूछना है आपसे, हर हालत में पूछना है, उसने आपसे ये पूछना है हर हालत में। ये जो दो एरिया हैं इनका ताल्लुक IAS 40 के साथ है, देयर आर चांसेस पूछ सकता है। उसके अलावा ये वाला जो है इसको भी वो पूछ सकता है, बिकॉज अभी तक पास पेपर में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके अलावा मोस्टली चीजें नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट जो है, गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में पूछ सकता है, बट ये जो है ना ये वाला एरिया, ये दो एरिया तो आपको हर एक अटेम्प्ट में कंफर्म मिलने मिलने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेकर चल रहे होते हैं कि ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं और इस तरह से हम उनको लेके कैरी करते हैं। तो दिस इज आवर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पैसा आया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, दो थे दो वेन्यूज थे, कैश आया, उस कैश को इन्वेस्ट कर दिया। आपने कैश को इन्वेस्ट किया अपने एसेट्स में या आप उसको लगा दिया ऑपरेशंस में। एसेट्स में लगाया, जो रेलेवेंट इनफ्लो या रेलेवेंट आउटफ्लो था वो मैंने बता दिया क्या है और उसमें क्या कुछ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं जी। अब देखिए मैं इसी की बात करता हूँ, कैश फ्लोज की। तो दोनों एक्टिविटीज को मैं रिलेट करता हूँ तीसरी एक्टिविटीज के साथ, फिर हम इस तीसरी एक्टिविटी की बात करते हैं। देखो आपने नंबर 1 पे क्या किया, आपने सीए में आए थे, आपने कहा सीए में आपको बिजनेस आइडिया आ गया और आपने कहा सीए तो करता रहूंगा, कैश भी करूंगा, अब मैंने दुकान लगानी है। आपने जी समोसों की दुकान खोलने का फैसला किया। अब आप इस समोसे की दुकान खोलोगे तो आपका कैश फ्लो कैसा होगा, आप सबसे पहले जाओगे, आप उस समोसे की दुकान के लिए फाइनेंस इकट्ठा करोगे। अब वो फाइनेंसिंग होगी, आप दो तरह से करोगे, या तो आप उसमें जाके अपना कैपिटल लगाओगे उस दुकान को रन करने के लिए, या आप क्या करोगे, आप लोन लोगे। इन दोनों में से किसी ना एक जरिए से क्या करोगे, आप अपना फाइनेंस रेस करोगे और आपका क्या होगा, आपका कैश का जो है वो इनफ्लो हो रहा होगा, राइट। पैसा आ गया, अब पैसा ही पैसा हो गया, 40 दिन पैसा डबल की स्कीम थी आपकी। आपने कहा मैंने समोसे की दुकान करनी है, पैसा आ गया, अब आप इस पैसे को क्या करेंगे, आप इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अब उस इन्वेस्टमेंट आप मोस्टली कहाँ पे करोगे,
आप अपने करोगे नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे। आप जाओगे, आप उस दुकान के लिए फर्नीचर परचेज कर लोगे, सिलेंडर परचेज करेंगे, रेडी परचेज करेंगे, आप अपने एसेट्स बिल्ड करेंगे। और जो इसमें थोड़ा बहुत पैसा होगा वो आप कहाँ पे लगाएंगे, वो आप अपने ऑपरेशंस पे लगाएंगे, आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे लगाएंगे। अब उन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि अब जो आपने बिजनेस करना है, आपने उसका कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो देखना है कि जो आप अपना डे टू डे बिजनेस कर रहे हैं उसमें से कैश इनफ्लो कैसे होगा, उसमें से कैश आउटफ्लो कैसे होगा। अब आपने क्या करनी है, आपने इसकी बात करनी है। इट मीन्स कि अब हम जिस चीज को कंपेयर करने लगे हैं, दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, या इन अदर वर्ड्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपेयर करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा कैश फ्लो कैसे इन है, कैसे आउट हो रहा है, उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना हमारे पास प्रॉफिट होता है उसके बराबर कभी भी मेरे पास कैश नहीं होता, कभी भी मेरे पास उतना कैश नहीं होता जितना मेरे पास प्रॉफिट होता है। अगर लेट्स सपोज आपके बिजनेस का या आपका प्रॉफिट 10,000 रुपया आया, अगर आपने एक महीने का या एक साल का प्रॉफिट 10,000 कमाया, डज इट मीन कि आपके बिजनेस में 10,000 रुपया कैश भी मौजूद होगा? ऐसे है? इज इट लाइक दैट? क्या प्रॉफिट और कैश इक्वल हो सकते हैं कभी भी? द आंसर इज नो, ये नहीं होंगे। देयर मस्ट बी वेरियस रीजंस कि वो नहीं हो सकते। आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आप अक्रूवल्स में मूव कर रहे होते हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं होते। हमने क्या देखना है, हमने प्रॉफिट के साथ साथ देखना है कि यार ये क्या है और क्यों नहीं है। पहला एक जो चीज है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है आपको 4 नंबर का कि कैश वर्सेस प्रॉफिट ये बराबर नहीं होते। रीजन क्या है? एनी 4 रीजंस बताओ जी। पेपर में आ गया सवाल आपको थ्योरेटिकल कि व्हाट आर द राइट एनी 4 रीजंस। लिख सकते हो कि क्या रीजंस हो सकती हैं क्यों बराबर नहीं होते। लाइक आप कह सकते हो आपके आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो आप नॉन कैश एक्सपेंसेस कर देते हो, लाइक आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो, आप क्रेडिट पे सेल्स कर रहे होते हो, उसके अलावा आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फॉर द ईयर पे नहीं होते, आप अक्रूवल पे मूव कर रहे होते हो, आप अपने एसेट्स के लॉसेस रिकॉर्ड कर रहे होते हो। तो आप वो 4-5 रीजंस लिख सकते हैं, एक आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये चीज के लिए आपने जरा रेडी रहना है। 4 नंबर का ये 4 रीजंस आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाने के हमारे पास 2 मेथड हैं, एक है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। इंडस्ट्री में वैलिड जो है वो यही है, बट हमारे से ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जामिनर पूछ रहा भी होता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क जो है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक का है। दोनों में मेन फर्क ये आता है। मैं पहले आपको लेके चलता हूँ इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। हमने एक्चुअल में क्या देखना है, हमने एक्चुअल में हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन हुआ है, मेरे पास रेवेन्यू गिवन है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, मेरे पास आ जाएगा जी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की है, मेरे पास प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस आ गए, एक्सपेंसेस पे किए होंगे, अदर इनकम होगी, मेरे पास नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स आ जाएगा, मैं टैक्स एक्सपेंस पे करता हूँ, मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ये मेरी एक बेसिक सी स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। आप इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करें, क्या यहाँ पे जब हमें कैश रिसीव होता है हम उस वक्त सेल रिकॉर्ड करते हैं? द आंसर इज नो। ये जो सेल है बच्चों, ये सेल हम कैश पे भी कर रहे होते हैं, ये हम सेल क्रेडिट पे भी कर रहे होते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स है, आपने परचेजेस की हैं, क्या सारी परचेजेस कैश पे करोगे? आंसर इज नो। आप कुछ परचेजेस कैश पे करोगे, कुछ क्या कर रहे होगे, उधार कर रहे होगे। आप एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पे करते हो, आपका बिल आया था 12 महीने का, आपने पे किया 8 महीने का, लेकिन एक्सपेंस तो 12 महीने का रिकॉर्ड करके बैठे होगे। आपने यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी। अदर एक्सपेंसेस में आपकी आग लगी, आपने लॉस रिकॉर्ड किया होगा। आपकी IS2 स्टैंडर्ड अप्लाई किया, NRV लॉस आया, आपने वो रिकॉर्ड किया होगा।
एसेट्स डिस्पोज किए वो रिकॉर्ड किया हुआ। अदर इनकम में आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई, आपको फेयर वैल्यू गेन आया, आपने वो रिकॉर्ड किया हुआ। एसेट्स इंपेयर हो गए, लॉस रिकॉर्ड किया हुआ। अब इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चल रहे हैं? दो चीजें चल रही हैं। क्या? एक तो आपके पास नॉन कैश बेस्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, और दूसरा एक्रूवल्स की वजह से भी आपके एक्सपेंडिचर्स में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो एक्चुअल कैश पेड के साथ, तो क्या होगा? आपको डिफरेंस मिल रहा होगा। मतलब ये जो यहाँ पे प्रॉफिट की फिगर आ रही है, ये प्रॉफिट की फिगर कभी भी कैश से मैच नहीं कर रही होगी। हमने इनकी एडजस्टमेंट करनी है, ये नॉन कैश बेस्ड एक्सपेंडिचर्स की, ये एक्रूवल के एक्सपेंडिचर्स जो है, हमने क्या करनी है? हमने इनकी एडजस्टमेंट करना सीखनी है, ताकि हमें पता चले हमारे पास क्या है और किस तरह से है। सबसे पहले आसान सा मेथड है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये फॉर्मेट है। यहां तक मैं जरा आपको समझाता हूँ, बिकॉज इनडायरेक्ट मेथड में अगली बातें भी मैं कर दूंगा आपके साथ। डायरेक्ट मेथड में आपने ये 4 अकाउंट बनाने हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा हमेशा, आपको डिटेल्स गिवन होंगी। ये वाला मैं इसको स्टार कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, ये 3 अकाउंट तो एटलीस्ट कंपलसरी आपके बनेंगे डायरेक्ट मेथड में। इनमें क्या देखना है? इसमें आपने देखना है कि आपको कस्टमर से कैश में कितनी रिसीव होगा, कैश वो कितनी आपने सप्लायर को पेमेंट की वो, और कितना आपने कैश एक्सपेंस पे किया वो। ये जो है 3 आपने क्या करने होते हैं? एग्जैक्ट अकाउंट्स बनाने ही बनाने। इनकी जरा मैं आपके साथ जरा बात करता हूँ। सबसे पहले हम बनाते हैं कस्टमर्स का अकाउंट, जिसे हम कहेंगे रिसीट फ्रॉम कस्टमर का। डेटर्स का अकाउंट है ये, एक्चुअल में आपके डेटर्स का अकाउंट। आपके पास ओपन डेटर गिवन होंगे कितने, आपके पास क्लोजिंग डेटर भी गिवन होंगे कितने होते हैं। कोशिश करना कि डेटर का अकाउंट जो है वो आप ग्रॉस अप बनाना, मतलब प्रोविजन को ऐड बैक करके बैठिएगा, ग्रॉस अप इसको बना के बैठिएगा। आपने यहाँ पे जो सेल्स की होंगी, नॉर्मली आपको इस सवाल में वो कैश और क्रेडिट सेल्स में कंफ्यूज नहीं करेगा, वो सेल्स गिवन करेगा, सेल्स रिकॉर्ड कर लेना। जो बैड डेट्स आपके राइट ऑफ की हैं वो रिकॉर्ड करना। जितने आपको एक्चुअल में डेटर से अमाउंट रिसीव हुई होगी, इसकी आपने एंट्री क्या पास की होगी? आपने डेबिट किया होगा अपने बैंक को, और डेटर्स को आपने किया होगा क्रेडिट। ये अमाउंट पकड़नी है, निकालनी है, और आपने यहाँ पे लिख देनी है दिस इज योर कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। आसान है। इंपॉर्टेंट जो अकाउंट है वो ये 2 अकाउंट हैं, और ये आपने क्या करने हैं? पैरेलल अकाउंट ड्रॉ करने हैं हमेशा। ये दोनों अकाउंट आपने जब भी, आई थिंक, हाँ, जब भी आपने बनाने हैं ये दोनों अकाउंट पैरेलल ड्रॉ करने हैं। एक होगा पेमेंट टू सप्लायर का अकाउंट, और दूसरा होगा इन्वेंट्री का अकाउंट। अब नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली वो आपको इन्वेंट्री भी गिवन करेगा, और वो आपको इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन कर रहा होगा। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो होगी आपको गिवन होगा क्या है, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन होगी क्या है, और उसने आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन कर भी सकता है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स वो गिवन नहीं भी करेगा। इसमें कॉस्ट ऑफ सेल अगर वो गिवन नहीं करेगा तो वो आपको रेलेवेंट मार्कअप या रेलेवेंट मार्जिन रेशो बताएगा। वो आपको बता देगा कि सेल्स आपने की है मार्कअप के ऊपर, वो कह देगा सेल्स आपने की है मार्जिन के ऊपर, वो दोनों बता देगा। इसको मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, मार्कअप मार्जिन को। आप इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स खुद निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें ना मार्कअप की, मार्कअप का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट है वो बेस कर रहा है कॉस्ट के ऊपर। जब भी मार्कअप का वर्ड हो ना, आपने ये 3 टर्म लिखनी है, सी, पी एंड एस। ये लिखने के बाद सी को आप 100 ले लेना, जो उसने परसेंटेज गिवन हुई उसके 20% मार्कअप गिवन किया या 20% ऑफ कॉस्ट गिवन किया, वो यहाँ पे ले लेना। आपके पास आ जाएगी सेल इतनी शो हो रही है। इसका मतलब उसने कभी भी आपको लेट्स सपोज गिवन किया कि 10,000 रुपया आपने सेल्स की थी, और आपकी मार्कअप रेशो जो है वो 20% है, तो आप इस सेल्स में से क्या कर सकते हो? कॉस्ट निकाल सकते हो। कैसे? आप देखो, ये उसने कहा जी मार्कअप रेशो है आपकी 20%, और ये उसने आपको सेल्स की फिगर गिवन की। आपको पता है अगर 20% मार्कअप हो, इसका मतलब कॉस्ट 100
प्रॉफिट 20%, सेल्स जो होगी वो 120 को शो कर रही होगी, तो आप इसको 120 पर डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कॉस्ट की फिगर आ जाएगी। आप इस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स वो आपसे निकलवा सकते हैं। दूसरा वो क्या करेगा, दूसरा वो आपको मार्जिन गिवन करेगा। मार्जिन का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो बेस करेगी आपकी सेल के ऊपर। मार्जिन का कहीं वर्ड गिवन हो, ये सबसे टेक्निकल और सबसे जालिम एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि सेल जो है वो आपकी 100 पे होगी हमेशा। अगर उसने कहा जी आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% है, प्रॉफिट मार्जिन 10% है, प्रॉफिट मार्जिन 15% है, या प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन सेल, इस तरह कोई भी टर्म गिवन करेगा, तो क्या करेंगे आप सेल को यहाँ पे 100 रखेंगे, इसको यहाँ पे 20 रखेंगे, कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। अगर ये सीन हो तो इसका मतलब है ये 10,000 जो इसने आपको गिवन किया ये 100 है, आप इसको 100 पे डिवाइड करो, 80 से मल्टीप्लाई करो, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन हो जाएगी। एग्जामिनर जो है कैश फ्लो में एक ये भी पंगा ले सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इससे पहले आपके सिलेबस में जो है था एक टॉपिक होता था जिसका नाम था सिंगल एंट्री। उस सिंगल एंट्री में ये मार्कअप और मार्जिन का कंसेप्ट होता था कि हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह से डिटरमिन करनी होती है। तो माइट भी अब वो दोबारा क्या करे, उसको अंदाजा है कि ये मार्कअप मार्जिन बच्चा पढ़ के आता है, ये मार्कअप मार्जिन बच्चा क्यूएम में पढ़ के आ रहा होता है, उसको मार्कअप मार्जिन निकालना आता है। तो उसने आपको सेल्स गिवन की, आपको सेल्स पता है, आप सेल्स के ऊपर रेलेवेंट परसेंटेज निकाल कर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। तो ब्रॉड डाउन, कैरिड ऑन, कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन, जो परचेजेस होंगी जो फॉर द ईयर होगी आपके पास आ जाएंगी। इसको पकड़ो परचेजेस को, आपके पास क्या होगा, सप्लायर का अकाउंट होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी आई थिंक, एक यहाँ पे ये नहीं आएगा, एक यहाँ पे ये नहीं आएगा, कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्रेडिट आएगा। ये ओपनिंग सप्लायर, ये क्लोजिंग सप्लायर, ये जो परचेजेस की वो ये आ गई, और यहाँ पे जो आपने कैश पे किया होगा वो ये आ जाएगा। तो दिस कैश इज योर एक्चुअल आउटफ्लो, हमने यही डिटरमिन करना होता है। तो यहाँ पे जो हम निकालते हैं पेमेंट टू सप्लायर के मैंने कितनी पेमेंट की है, वो हम इस तरह से निकाल रहे होते हैं। चांसेस आर देयर कि ये अटेम्प्ट सिंपल होगी, एग्जामिनर इतना टेस्ट नहीं करेगा, इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, बट अगर एग्जामिनर कंफ्यूज कर दे तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट या इन्वेंट्री का अकाउंट लाजमी बनाओगे, उसमें से परचेजेस निकाल के यहाँ रख के आपने जो कैश पेड होगा वो निकाल देंगे। तो एक ये सवाल, दूसरा ये, तीसरा सैलरीज के बारे में भी हमें गिवन करते हैं। आप सैलरीज का भी अकाउंट बना सकते हैं इस तरह से। जो सैलरीज आपकी एरियर्स होंगी ओपनिंग पेएबल आप वो यहाँ लिखेंगे, जो सैलरीज क्लोजिंग पेएबल होंगी वो आप यहाँ पे लिख लेना। जो सैलरीज उसने एडवांस में पे करनी है या एडवांस में पे की हुई हैं वो आप यहाँ लिख लोगे, जो क्लोजिंग एडवांस होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। वो आपको गिवन कर देगा कि सैलरीज एंड वेजेस फॉर द ईयर इतनी है, वो आपने वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। जो आपने कैश पे किया होगा उसकी बैलेंस फिगर आ जाएगी, वो उठा के आप यहाँ पे प्लेस कर देना, आपका कैश आउटफ्लो रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सबसे वो ये है कि आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होगा, आपको गिवन होगा कि आपके ओपनिंग एक्सपेंसेस ये थे, क्लोजिंग एक्सपेंसेस ये थे, जो ओपनिंग एडवांस पे किए हैं उनका ओपनिंग उनका क्लोजिंग ये है। आपने जो टोटल एक्सपेंसेस होंगे उनको आपने ऐड करना है कि आपके एक्सपेंसेस कितने थे, एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे ऐड करने हैं। इसमें से इम्पेयरमेंट, लॉस, बैड डेट और डिप्रिसिएशन जो है वो आपने लेस करवा देनी है। आपके पास कैश बेस्ड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, उन कैश बेस्ड एक्सपेंसेस को यहाँ पे रखो, जो आपने एक्चुअल पेमेंट की होगी वो आपको मिल जाएगी, आप उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो, आपके जो एक्सपेंसेस पे किए होंगे वो भी आ जाएंगे। जो आपने एक्सपेंसेस पे किए होंगे, जो आपको पैसे रिसीव हुए, जो आपने पे किए, लेस करोगे आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो डायरेक्ट मेथड में जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ इसका आता है यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने का, कि हम ऑपरेशंस में से कैश किस तरह निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि जब आप यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले रहे होगे ना इनके, ये आपने हमेशा कैश बेस्ड लेने हैं, ये आपने हमेशा कैश बेस्ड लेने हैं, मतलब इसमें डिप्रिसिएशन वगैरह नहीं लेने, थोड़ा सा आपको एक्टिव होके बैठने की जरूरत होगी एग्जाम में। चांसेस आर देयर कि वो डायरेक्ट मेथड पूछ ले, अगर ना पूछे कोई मसला नहीं है। मेन जो आपसे चीज पूछता है ना, मेन दैट इज योर इनडायरेक्ट मेथड।
सर इनडायरेक्ट मेथड जो है ये फेवरेट है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली है, इसको हम इस तरह से लेके चलते हैं। अब देखो यहां तक जो है ना, ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यहां से लेके यहां तक का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें फर्क है। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं। ये देखो हम यहां से स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, इस फिगर में से। अब इसमें हमने क्या करनी है, इसमें हमने तमाम एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन कैश आइटम्स की। अब यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है, आपको पेपर में प्रॉफिट की अमाउंट ही गिवन नहीं की जाती। और जब प्रॉफिट में कभी पेपर में प्रॉफिट की अमाउंट गिवन ना की जाए तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको थोड़े बहुत अकाउंट बता देता हूँ, उसको जरा आपने देखना है। देखें, आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो अमाउंट चाहिए वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, इसकी आपको अमाउंट चाहिए। आपको उसने क्या किया होगा, ये जो अमाउंट होगी ये आपको गिवन नहीं होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा होगा। आपको क्या गिवन किया जाएगा, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट गिवन की जाएगी कि टैक्स के बाद हमारा प्रॉफिट जो है वो ये बनता है। एग्जाम में उसने आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट गिवन करनी है, आपने सबसे पहले ये अमाउंट फाइंड आउट करनी होती है, उसके बाद आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको चाहिए होगा टैक्स एक्सपेंस, कि मेरा टैक्स एक्सपेंस कितना है उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इस टैक्स एक्सपेंस को फाइंड आउट करने के लिए एक अकाउंट जो है वो आपको हर हालत में बनाना ही पड़ेगा, डेट इज टैक्स पेएबल का। टैक्स पेएबल का अकाउंट ऑलमोस्ट हर कैश फ्लो के सवाल में बनता ही बनता है, इट इज वन ऑफ द फ्यू अकाउंट कि वो हर सवाल में बनता ही बनता है। अब इसमें आपके पास ब्रॉड डाउन होगा कि मैंने इतना टैक्स, मेरा ओपनिंग पेएबल था, ये क्लोजिंग पेएबल भी उसने आपको गिवन किया होगा। और मोस्टली जो उसने टैक्स पे किया होता है, जो कैश पे करके आता है वो उसने गिवन किया होता है, आप इसको लिखते हैं। जो टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है उसकी बैलेंसिंग फिगर होती है वो आपके पास यहाँ पे आ जाती है, आप क्लोज करते हैं, लिखते हैं। अब ये बैलेंसिंग फिगर उठाते हो आप, वो यहाँ पे आके इसको राइट डाउन कर लेते हो, आपके पास आ जाता है। एक तो ये है टैक्स एक्सपेंस निकालने का, टैक्स एक्सपेंस आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, इसमें ऐड करो आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। ये तो था आराम से तरीका। लीथल एग्जामिनर कहां पे होगा, सर उसने आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही गिवन नहीं किया, सवाल में प्रॉफिट ही नहीं गिवन किया, अब क्या करोगे, अब सवाल शुरू कहां से करोगे, यहां पे क्या होगा वो आपको कंफ्यूज करेगा। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैलेंस शीट के ऊपर, और बैलेंस शीट में जाना है तो एक अकाउंट जो है वो आपके इस कैश फ्लो में कंपलसरी है, वो है रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट जो है वो तो कंपलसरी है, वो तो बनना ही बनना है आपके कैश फ्लो में। इसमें से जो होगा वो तो आप चाहे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जा रहे हो, चाहे आप यहाँ पे जा रहे हो, वो तो आपने बनाना ही बनाना है। अब आपको रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन किया जाता है, आपको रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन किया जाएगा, दो आपको बैलेंसेस गिवन किए जाएंगे जस्ट द वे गिवन इन दिस क्वेश्चन, कि ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, दोनों आपको गिवन किए गए हैं। अब इस सवाल में भी टेक्सला लिमिटेड के ऊपर ऑटम 20 का सवाल है, इसमें भी कोई हमें गिवन नहीं है, तो रिटेन्ड अर्निंग हमें गिवन है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, गिवन है। फिर जितना रीवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफर हुआ होगा, आपको पता है ना हम सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में हर साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं, वो आपको बताई होगी, आपने वो लिख देनी है। जो बोनस शेयर्स गिवन किए होंगे, इशू किए होंगे, उसने वो भी बताया होगा। आपको पता है कि मैंने आपको बड़े वाज़ह तौर पे बताया था कि जब बोनस होते हैं, बोनस हमें इशू करना होता है तो हम, जो हमारा फोकस होता है वो शेयर प्रीमियम को होता है, हम शेयर प्रीमियम में से इशू करते हैं। अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम मौजूद ना हो तब हम क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग से इशू करते हैं। अगर प्रीमियम भी है, रिटेन अर्निंग दोनों मौजूद हैं, फिर भी हम कहाँ से इशू करेंगे, हम प्रीमियम में से ही बोनस इशू कर रहे होते हैं, ये चीज़ है। अगर वो खुद कहे कि आपने बोनस रिटेन अर्निंग में से दिया तो फिर आप यहाँ पे लेके चलते हैं। उसके अलावा जो आपने इस साल कैश डिविडेंड पे किया होता है आप वो लेस करते हैं। उसके अलावा जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, सॉरी यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो आपने यहाँ पे क्लेम करने। उसके अलावा अगर आपने कोई किसी रिजर्व को अमाउंट ट्रांसफर की है रिटेन्ड अर्निंग से, वो आपने यहाँ ट्रांसफर की है। अब प्रॉफिट निकलवाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको ये भी गिवन करेगा, ये भी गिवन करेगा, ये भी गिवन करेगा, ये भी गिवन करेगा, ये भी गिवन करेगा। आपने इनको वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व करना है,
आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट वुड बी योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो होती है आपकी हमेशा फिगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आती है। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर में ये जो आप निकालेंगे इसमें आपने ये वाला टैक्स एक्सपेंस ऐड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा कि टैक्स से पहले मेरा कितना प्रॉफिट था, और आप फिर इसमें क्या कर रहे होते हो, वर्किंग कर रहे होते हो। तो ये वो है जिसमें एग्जामिनर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा, सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि अगर प्रॉफिट ही गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट गिवन ना हो तो प्रॉफिट देख के घबराना नहीं है, शुरू कर दो, प्रॉफिट मिल जाएगा। और नॉर्मली प्रॉफिट वो रिटेन्ड अर्निंग से मिल रहा होता है। तो ये चीज जो है ये जरा आपने नोट डाउन करनी है। टैक्स पेएबल अकाउंट कंपलसरी है टैक्स एक्सपेंस के लिए, और रिटेन्ड अर्निंग में से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने क्या करनी है, तमाम की तमाम एडजस्टमेंट्स करनी है। कैसे? अब आपने देखो वर्किंग वन की, मतलब वर्किंग वन से आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल ली है। अब इसमें आपने तमाम इन एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करनी है। देखो डिप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन वगैरह होगी, ये हैं आपके एक्सपेंडिचर। क्या इनसे कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है? क्या ये हमारे कैश बेस्ड एक्सपेंडिचर है? द आंसर इज नो। जब ये कैश बेस्ड एक्सपेंडिचर नहीं है तो हमने यहाँ पे लेस किए हुए थे ना, तो उनको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। अगर हम कोई एसेट डिस्पोज करते हैं उसके ऊपर लॉस होता है, हम ऐड बैक कर देंगे। उसके अलावा अगर हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर फेयर वैल्यू लॉस हो रहा है, आपने उसको भी क्या कर देना है, ऐड बैक कर देना है। अगर आपने कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है, आपने क्या करना है, उसको भी ऐड बैक कर देना है। जो बैड डेट्स वगैरह होंगे, जो आपने प्रोविजंस क्रिएट की होंगी, आप वो भी ऐड बैक कर देंगे। ये सारे क्या है, नॉन कैश बेस्ड एक्सपेंडिचर्स हैं। इन शॉर्ट जितनी भी प्रोविजंस हैं वो हम सारे यहाँ पे ऐड बैक करके अपने एक्सपेंसेस को कैश बेस्ड पे लेके मूव करेंगे।